अस्सलाम वालेकुम। हम ओ लेवल्स के पाकिस्तान स्टडीज़ के हिस्ट्री के लेसन्स रिकॉर्ड कर रहे थे और पूरी जितने भी कोर्स की कवरेज है उसके सारे लेसन्स हम एक तरफ रिकॉर्ड कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये वाले लेसन्स हैं जिसके अंदर हम रिफ़्रेशर एक शॉर्ट वीडियोस उन लेसन्स की तैयारी के लिए कि जब एक दफ़ा वो सारे लेसन सुन लें तो फिर आप इन रिफ़्रेशर्स की मदद से तैयारी कर सकते हैं। और इसमें ये भी डिस्कस होगा कि इस टॉपिक में को शॉर्टली रिफ़्रेशर या पॉइंटर्स डिस्कस करने के बाद ये डिस्कस होगा कि इसके अंदर एग्ज़ाम क्वेश्चंस किस किस तरह के आएंगे। तो ये वीडियो ज़्यादा काम आएगी आपके उस वक्त जब आप एग्ज़ाम की तैयारी में, एग्ज़ाम होने में 1-2 दिन रह जाएंगे और आप उस वक्त बैठे होंगे, तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगी। ठीक है, तो इसकी काफ़ी डिटेल मैंने इंट्रोडक्शन में बता दी हैं। आप लोग जो हैं वो अगर शुरू से देखेंगे तो ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आज हमारा टॉपिक है कॉजेज़ एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। आसान सा टॉपिक है। बैकग्राउंड क्या था सब आपको याद है, मैं जस्ट इसको जल्दी से गो थ्रू करूँगा कि ब्रिटिशर्स को म्यूटिनी कहते थे, बगतदारी कहते थे, और जबकि इंडियंस जो हैं उन्होंने उसको जंग आज़ादी, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का नाम दिया था। उसके मुख्तलिफ रीजंस थे, पॉलिटिकल रीजंस थे। पॉलिटिकल रीजंस क्या थे कि मुख्तलिफ तरह की सिचुएशंस ऐसी हो गई थी कि मुसलमान पिस रहे थे या इंडियंस पिस रहे थे, यूँ कह लें। ठीक है, जैसे कि एक इन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स अडेप्ट कर लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आपको याद होगा कि वो जो जिसको चाहें उसकी ज़मीन पे कब्ज़ा कर लेते थे कि ठीक है अब से आपकी औलाद को ये ज़मीन ट्रांसफ़र नहीं होगी। मिसट्रीटमेंट ऑफ एम्पर एंड अदर एम्पीरियल्स जो उस वक्त आखिरी मुग़ल बादशाह चल रहे थे उनके साथ जो सलूक था, या दूसरे शहज़ादों के साथ जो जो सलूक था, तो मुस्लिम्स को उनसे एक अटैचमेंट थी। अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म हो गई थी, हर तरह की आसानियाँ ख़त्म हो गई थी। सारे रॉ मटेरियल्स यहाँ प्रोड्यूस हो रहे थे, फिनिश गुड्स ब्रिटेन में प्रोड्यूस हो रहे थे। ऑफिशियल लैंग्वेज चेंज हो रही की कर दी गई थी। तो पॉलिटिकल रीजंस के साथ साथ रिलीजियस और सोशल रीजंस भी थे। जिस तरह से जो है वो ब्रिटिश ये समझते थे कि एक्चुअली सब जाहिल हैं, बिल्कुल गंवार हैं, जब जानवर हैं, हमें इनको सिखाना है। तो ये एटीट्यूड उनका, एरोगेंट एटीट्यूड कि वो अपने कल्चर को स्प्रेड करना चाहते थे, हमें इन्फीरियर रेस समझते थे। अच्छा, उसके अलावा कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी जो आई, जो भी वो भी तकलीफ का मतलब चेंज हमेशा एक मुश्किल होता है। तो ऑल्दो रेलवेज़ आया, टेलीग्राम आया, दूसरी इन्वेंशन आई, उससे लोगों की ज़िंदगी गुजारने का अंदाज़ बदलने लगा, तो ये भी लोगों को कुछ प्रॉब्लम करता है। और रिलीजन्स कस्टम और जो तरीक़ेकार थे ख़ासतौर पर हिंदूज़ के, उसमें इंटरफेरेंस हुई। ऑल्दो कि वो किसी हद दर्जे में ठीक थे कि वो कस्टम्स इस तरह के थे जिससे कि दूसरे इंसानों की जान जा रही थी, सत्ती वगैरह से बात हुई थी, लेकिन ये कि बाहर इंटरफेरेंस तो थी, तो उसको लोगों ने बुरा मनाया। इसी तरह से उन्होंने मिशनरीज़ जो इंडियन जो क्रिश्चियन मिशनरीज़ थी उनको बहुत ज़्यादा फ्री हैंड दे दिया था कि वो कन्वर्जन्स की तरफ खूब जोर लगा के कन्वर्जन्स करा रहे थे। तो इकनॉमिक भी थी कि टैक्स बहुत ज़्यादा लोकल्स पे लगा दिया गया था, फिनिश गुड्स बनाने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। याद, ये सब याद है ना आपको? हम सिर्फ रिफ्रेशर कर रहे हैं इसका। तो करप्शन थी, इकनॉमिक इनजस्टिस था, सिविल सर्वेंट्स की सैलरीज बहुत कम थी, मिलिट्री जो जो एक्चुअली 22 बना आखिर में, ये सब बैकग्राउंड में था। लेकिन फिर आखिर में जो जो चिंगारी लगी वो यहाँ से लगी थी कि मिलिट्री में जो है वो बुलेट कार्ट्रिज का प्रॉब्लम था कि वो पता चला कि गाय की चर्बी या सूअर की चर्बी से बनाई जा रही है। इसको अवॉइड किया जा सकता था, इसलिए हम कहते हैं कि ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को इंस्टिगेट जो है ना ब्रिटिश ने या ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद किया, ताकि इवेंचुअली ब्रिटिशर्स खुद पूरे पूरे जो है वो एंटर हो सके, उनको मौका मिल सके कि भाई अब तो जंग हो गई, मजबूरी हमें ब्रिटिश आर्मी को भेजना पड़ेगा। बिहेवियर ऑफ ऑफिसर्स टूवर्ड्स देयर सिपाहीज, सवार तो बड़े बहुत बदतमीजी से पेश आते थे, बहुत बुरा ट्रीट करते थे। कन्वर्जन्स हो रही थी, आर्मी के अंदर भी फोर्स कन्वर्जन्स हो रही थी, तो ये भी मिलिट्री के अंदर एक मसला था। और इंडिया से बाहर ले जाके मुख्तलिफ मौक़े पर उनको शामिल कर रहे थे, ये भी प्रॉब्लम था लोगों को। जल्दी से इसके इवेंट्स को देख लेते हैं। तो 1857 की जनवरी में कार्ट्रिजेज इंट्रोड्यूस हुई थी। मार्च में जो है वो वहाँ पे एक सोल्जर था मंगल पांडे, उसने डिफाई किया था कि नहीं मैं नहीं करूँगा, और उसको वहाँ मार दिया गया था। तो जनवरी से मार्च में ये आग लगना शुरू हो गई थी। मई के अंदर जो है वो मीरठ में डिसबे किया था सिपाहियों ने,
उनको कोर्ट मार्शल करके प्रेजेंट में भेज दिया गया था। और उसकी बाद जो है जब वो प्रेजेंट में भेज रहे थे तो उसी दौरान उनके साथियों ने जो है वो रिवोल्ट किया, गद्दारी की है, मतलब अपने अपने ऑफिसर्स को जेल में डाला और इन लोगों को निकाल लिया बाहर। और एक मार्च शुरू कर दी यहाँ से, मीरठ से एक मार्च शुरू कर दी दिल्ली की तरफ कि अब हम बहादुर शाह जफ़र के पीछे चलने के लिए जा रहे हैं और वहाँ से हम पूरी एक फ़ौज बना के बाहर निकलेंगे। फिर यहाँ से मराठा कानपुर, सॉरी मथुरा कानपुर और झांसी इलाहाबाद वगैरह में, लखनऊ में ये फैली ये ये फिज़ा। फिर देयर वाज अपराइजिंग बाय नाना साहेब इन कानपुर, और जिसमें कि ठीक ठाक कैजुअलिटीज़ हुई बोथ साइड्स पे। अच्छा, नाना साहब के बारे में आपको तफसीली पता होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कभी कभी अचानक से तीतू मीर के बारे में पूछ लेते हैं, तो मैंने अलग से पढ़ा है आपको। तो नाना साहब के बारे में भी बातों का सवाल आ जाता है, कौन थे नाना साहब, किस तरह से क्या हुआ था। तो इसकी डिटेल आपको अलग, अगर अलग से एक टॉपिक आ जाए कि हुआ नाना साहब, तो ये लिखने आपको आना चाहिए। इसको मैंने वीडियो में जैसे जनरली से डिस्कस किया है, और टॉपिक के अंदर भी काफ़ी डेप्थ में मौजूद है, बुक में ही मौजूद है। तो बट एज ऑल ऑफ दिस वॉज अनकोऑर्डिनेटेड, इट वॉज डीम टू फेल। सब ज़ाहिर है अलग अलग जगह पे लोग खड़े हो रहे थे, कोई लीडर नहीं था, कोई यूनाइटेड नहीं थे, कोई ऑर्गेनाइज नहीं थे, कोई डिसिप्लिन नहीं था, तो ज़ाहिर है फेल होना ही था। बहादुर शाह ने सरेंडर किया लखनऊ में पीसफुली सितंबर के अंदर। तो जनवरी में स्टार्ट हुआ मामला, और सितंबर में जाके उन्होंने पीसफुली सरेंडर कर दिया। और सरेंडर ज़ाहिर इसलिए किया कि वो बज़ाहिर लोगों ने उनको निकाल के खड़ा कर दिया था, आए जी हम आपके पीछे जंग लड़ेंगे, लेकिन उनके पास कुछ था ही नहीं, ना फौज थी ना हथियार थे। तो उन्होंने सरेंडर कर दिया और उनके बच्चों को मार दिया गया, इनको भी कैद कर दिया गया। झांसी में एक रेजिस्टेंस हुई थी, ये नाना साहेब से मिली हुई हैं, पूरा एक ही टॉपिक है। झांसी की रानी जो मशहूर हुई थी, तो लक्ष्मीबाई, और उनको भी बैटल में मार दिया गया था। ये अब तकरीबन 1 साल से ऊपर हो गया इस रेजिस्टेंस को। मुख्तलिफ इलाक़ों में होती होती जगह जगह पे इसके शोले भड़कते गए, और झांसी के अंदर जो उनकी एक प्रेजेंस थी उसको भी कुचल दिया गया। हालांकि इस पर कहानी मैंने समझाई भी थी उस वक्त कि ये एक्चुअली ये रेजिस्टेंस के लिए खड़ी नहीं हुई थी, लेकिन ये सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि इनको खड़ा होना पड़ गया था। और अगस्त 1958 तक जो है वो ये सारी की सारी रेजिस्टेंस को एक्सटिंग्विश कर दिया गया था। तो दिस इज़ इट। 58 में शुरू हुई, जनवरी 57 जनवरी में शुरू हुई, कार्ट्रिजेस से शुरू हुई। ये लोग निकले, बादशाह के पास गए, बादशाह ने हाथ उठा लिए, नहीं भाई मैं क्या कर सकता हूँ। बादशाह के बच्चों को मार दिया गया, बादशाह को जेल में डाल दिया गया। कुछ शहरों के नाम है वहाँ वहाँ फैली थी, लेकिन बड़े आराम से उन्होंने उसको कंट्रोल कर लिया। कुछ नाना साहब के इलाके में थोड़ी सी जंग ज़्यादा ख़तरनाक हो गई थी, उसके इवेंट्स बड़े सख्त इवेंट्स हैं, तो उनको देखना होगा। और झांसी की रानी के इवेंट्स को देखना होगा। कि इन दो पे कुछ सवाल इस टॉपिक में से आ जाता है। क्या क्यों फेल हो गई थी? सबसे बड़ी फेलियर की वजह ये थी कि ये सिर्फ एक जज्बाती वो था, और मेरे हिसाब से ब्रिटिशर्स की तरफ से इंस्टिगेट किया गया था। कोऑर्डिनेशन नहीं थी, यूनिटी नहीं थी। लैंडलॉर्ड्स खुद कुछ ब्रिटिश के साथ थे, जो उन्होंने अपने अपने पास से सिपाही प्रोवाइड किए थे। कुछ प्रिंस ब्रिटिश के साथ थे, जैसे कि कश्मीर के रूलर ने जो है वो भेजा था सिपाही के, जी इसको कुचलें, इस अपराइजिंग को। और ये बड़ा खूबसूरती से उन्होंने बंगाल के सोल्जर आसाम में, अपना बंगाल के सोल्जर पंजाब में रखे हैं, पंजाब के सोल्जर किसी और जगह रखे हैं। तो उन्होंने जो सोल्जर्स सिपाही भर्ती किए थे वो मुख्तलिफ़ इलाकों के मुख्तलिफ़ जगहों पे थे, तो वो एक दूसरे से हेल्प नहीं ले पाए। इलाकों की जो उनको सपोर्ट चाहिए थी, अगर वो उसी इलाके के सोल्जर्स होते तो शायद लोग ज़्यादा सपोर्ट करते, लोकल लोग। और जब पीक पे गया मामला तो हिंदू पीछे हट गए, और ये 2 दफ़ा हुआ। ये खिलाफत मूवमेंट के टाइम पे भी हुआ था। नॉन कोऑर्डिनेशन शुरू की, पूरी खिलाफत मूवमेंट पूरे फुल स्विंग पे आई, और गांधी साहब ने अब देखा कि मामला थोड़ा ज़्यादा गर्म हो रहा है, वो पीछे हट गए, सारा इल्ज़ाम मुसलमानों पे आ गया। यहाँ भी ऐसे हुआ कि शुरू में तो बज़ाहिर बराबर से एहतजाज हो रहा था, और फिर अचानक से ऐसा लगा कि सिर्फ मुसलमान ही लड़ रहे हैं, हिंदू तो है ही नहीं यहाँ पे, तो इसलिए भी फेल हो गई। ब्रिटिश आर्मी की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा थी मुसलमानों के मुकाबले में उस वक्त, चूँकि मुसलमान बिल्कुल अपनी इकनॉमिक माइट खो चुके थे। और ब्रिटिश की थी सलाहियत कि वो डिवाइड एंड रूल कर सकता था, ये ज़बरदस्त वजह थी इसके फेलियर की। उन्होंने आपस में लड़ा के रखा, और एक दूसरे की लड़ाई के बाद हम कोई भी एक दूसरे के साथ देने के लिए तैयार नहीं थे। नताइज क्या निकले? नताइज जैसे कि हम कह रहे हैं कि मोस्ट प्रॉब्ली ब्रिटिशर्स ने खुद पुश किया इसके लिए ताकि वो कंट्रोल कर सकें। तो ब्रिटिश ऑफिशियली टेकिंग फुल कंट्रोल ऑफ इंडिया, डिक्लेयरिंग क्वीन विक्टोरिया एज द एम्प्रेस ऑफ इंडिया, ठीक है।
और 1877 के अंदर ही हुआ। 57 में वॉर हुई और फ़ौजें आ गई और 77 तक जाके इन्होंने पूरे क्वीन विक्टोरिया के अंडर में इंडिया को डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया इज़ नाउ ब्रिटिश कॉलोनी। और वॉइस रॉय बाकायदा यहाँ पे डिप्यूट हुआ, पहले गवर्नर्स आते थे। बहादुर शाह को लाइफ प्रिजमेंट हो गई और ब्रिटेन ने कहा था कि अब जंग ख़त्म हो गई, अब तो हम खुद आ गए हैं और अब आप हमारा मुल्क हैं। तो जो कि चूँकि हमारा मुल्क है, तो जैसे बरतानिया हमारा मुल्क है वैसे आप हमारे मुल्क के, हम आपके हालात बदल देंगे, जादू की छड़ी घुमाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ हुआ नहीं, ना लोकल्स को पावर्स दी गई, ना ही किसी तरह से कोई ऐसा सुकून का सांस मिला लोगों को कि उनको लगता है कि भाई अब कोई बेहतरी आ गई है। ख़ासतौर पर मेजर ब्लेम चूँकि मुस्लिम्स पे था, तो उनके तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब की गए, उनको बहुत ज़्यादा सख्तियाँ की गई, उनको तालीम से, जॉब से, हर चीज़ से रोक दिया गया। और हिंदूज़ जो हैं उन्होंने इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाया। उन्होंने जब देखा कि मुस्लिम्स थोड़ा सा कट रहे हैं तो वो तालीम में पीछे रह गए, हिंदू जल्दी से आगे बढ़ गए। जहाँ जहाँ उनको गैप्स नज़र आए मुस्लिम्स के, फ़ौरन फटाफट हिंदूज़ ने उसको फुलफ़िल किया। इसी का असर सैयद अहमद ख़ान का रोना था कि ये गैप्स नहीं छोड़ो वरना तुम लोग कहीं कहीं नहीं रहोगे। और ब्रिटिश के नंबर ऑफ़ सोल्जर्स बढ़ा दिए गए, जो डायरेक्ट ब्रिटिश सोल्जर्स थे। और वर्नैक्युलर एक्ट जो पास किया गया था, इसके बाद न्यूज़पेपर्स के ऊपर काफ़ी कंट्रोल किया गया कि कौन सी खबर फैलेगी, कौन सी खबर नहीं फैलेगी। और ये चलता ही रहा, ये चलते चलते 1930s तक ये चक्कर चला है कंट्रोल्स का, सख्तियों का। और नेशनलिस्ट फीलिंग जो है वो इंडियंस में डेवलप हुई, जिससे कि उनको फील हुआ कि हाँ भाई हम मिलके कुछ कर सकते हैं। और हमने मिलके एक स्ट्रगल की, उस स्ट्रगल का कुछ नतीजा कुछ तो निकला, मतलब ओके फेलियर हुआ लेकिन कुछ हिलजुल हुई, कोई मूवमेंट थी ये। तो उसकी वजह से एक इंडियंस के अंदर एक इंटरनली एक फीलिंग आई कि वी कैन प्रोटेस्ट, वी कैन एक्चुअली हैव आवर इम्पैक्ट। तो ये था। अच्छा, क्वेश्चंस पे किस तरह के आ सकते हैं? एक तो वही जिस तरह से मैंने हेडिंग्स दी, मैं इस तरह से पूछूंगा कोई 3 कॉन्सिक्वेंसेस बताइए, 3 कॉजेज़ बताइए, या 4 तरह की कॉजेज़ क्या क्या थी मेन वो बताइए, क्या पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और रिलीजियस और मिलिट्री वगैरह। और कुछ डेट्स बताइए कि किस डेट को क्या हुआ था। ओ लेवल्स के अंदर है ब्रीफली एक्सप्लेन 3 रीजंस फॉर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये एक सवाल आया हुआ है 7 नंबर का। 3 रीजंस बताने क्यों हुई थी। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इंट्रोड्यूस करवाया गया था, तो बताइए इन 1852 द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न फॉर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाज डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अब ये इस तरह के सवाल बहुत करते हैं, उनको पता है कि 4 रीज़न है, उनमें से एक रीज़न बता के कहेंगे कि दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, नाउ एक्सप्लेन, और फिर 14 नंबर का सवाल दे देंगे। तो दिस मीन्स कि आपको ये बताना होगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है लेकिन इससे इंपॉर्टेंट भी दूसरे पॉइंट्स भी हैं। इस तरह से है कि आप इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो ये 10 तरीका है। एक तरह सवाल है कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों फेल हुई थी। इसका एक तरीका है कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों कामयाब नहीं हुई थी। ये मुख्तलिफ सालों के सवाल मेरे पास मौजूद हैं, सामने लिखे हैं 2004 के। लैक ऑफ यूनिटी एंड कोऑर्डिनेशन वाज मेन रीज़न फॉर द फेलियर ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। डू यू एग्री? ये वही वाला सवाल है कि यस दिस वाज वन रीज़न और उसके अलावा भी रीज़न थे। ठीक है, तो यूँ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के जो टॉपिक्स, जो पॉइंट्स हमने कवर किए ना, वो उन्हीं पॉइंट्स में से मुख्तलिफ एंगल्स से ये सवाल किए जा रहे हैं। Religious factors were more important than any other in causing the war of independence. Religious factors were important, but there were other factors as well. Again, इसी तरह के सवाल जो हैं वो 14 नंबर के बड़े बड़े सवाल आए हुए हैं। इसमें आपको पूरी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कवर करनी है, तो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के सारे जो फैक्ट्स हैं ना वो इंपॉर्टेंट हैं। फिर ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, इंपॉर्टेंट नहीं हुए, अगर ये सारे फैक्ट्स आपके पास नहीं होंगे तो 14 नंबर का भर नहीं सकेंगे आप। तो यहाँ पे हम इसको क्लोज़ करते हैं। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो हम प्रॉब्ली सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में हम शुरू करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।